चलो करें आज का काम शुरू। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो अगला हमने शुरू करना है या कर लिया है कुछ हद तक, वो है इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, उसमें इन इलास्टिक कोलिजन्स भी हो सकता है, स्कैटरिंग भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। हम एक एक करके वर्ड सीखते हैं कि इसमें हम ओवरऑल इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। एक ये आइडिया हमने अभी ले लेना है। ठीक है, तो पहला वर्ड तो है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, तो इस पर मैंने आपको एक लेक्चर पहले भी एक क्लास हो गई है हमारी। कोलिजन क्या होता है और इलास्टिक क्या होता है और इन इलास्टिक क्या होता है ये भी बता दिया था, और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है वो भी बात कर ली थी हमने। ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर भी क्विकली बता रहा हूँ थोड़ा सा और। तो कोलिजन्स क्या होते हैं, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखोगे ना, तो एक बॉडी जब एक्चुअल में दूसरी बॉडी से टकरा जाती है उसे बोलते हैं कोलिजन। बॉडी 1 बॉडी 2 टकराए आपस में, कोलिजन हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रॉड सेंस में यहाँ पे जो कोलिजन है उसमें ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी जाके टकराए ही दूसरी बॉडी से। इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ अगर एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के मोशन से अफेक्ट हुआ है तब भी हम उसे बोलेंगे कि कोलिजन हो गया। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को ही भेजा, तो वो क्या करेगा, वो उसे जाके टकराएगा थोड़ी। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होएगी ना, तो वो यहाँ से जाके ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोलिजन। नॉर्मली तो हम नहीं मानते, पर यहाँ पे कोलिजन हुआ है ये। क्यों? क्योंकि एक का मोशन दूसरे ने इफ़ेक्ट किया है। एक और एग्जांपल फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट्स का अगर ये पोल मैं छोड़ दूंगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, कोलिजन हो गया। कौन सी साइड, सेम पोल नहीं है, ऑपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैंने ऑपोजिट पोल की जगह सेम पोल रख दिया। सेम पोल रखा तो ये रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अब अगर ये नहीं भी टकराएगा और साइड से निकल जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, तो इसे भी क्या बोलेंगे कि ये भाई फिजिकल सेंस में इसने एक मोशन इफेक्ट कर दिया, तो ये भी एक तरह का कोलिजन है। ठीक है, ये हो गई बात कोलिजन्स की, कैसे लेते हैं। इसी में दो चीज़ें होंगी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगी, वेदर इन अ नॉर्मल फिजिकल सेंस और फिजिक्स वाइज, दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है स्कैटरिंग और दूसरी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन। हो सकता है वो दोनों रिएक्ट कर जाएं और हो सकता है वो सिर्फ स्कैटर करें। क्या फ़र्क है दोनों में? अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो दो बॉडीज़ हैं उन दोनों का मास सेम रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आता, मास m1 m1 ही रहेगा, m2 m2 ही रहेगा, तो वो स्कैटरिंग है, वो सिर्फ टकराए और अलग अलग इधर उधर चले गए कहीं पे भी। लेकिन अगर उनके मास ने मिलके या टूट के कोई नए पार्टिकल्स बना दिए जिनका अलग मास है, कोई नए पार्टिकल्स बना दिए, तो मास अगर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे रिएक्शन हुई है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड रिएक्शन। चल जाएगा काम। रिएक्शन नहीं करना हमें, हम स्कैटरिंग वाले पार्ट पे रहेंगे। तो यहाँ कोलिजन्स वाले चैप्टर में स्कैटरिंग की बात रहेगी, रिएक्शन की बात नहीं रहेगी। ओके, इसके बाद स्कैटरिंग भी आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है। इसमें क्या होगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक, ये दो टाइप्स में ये डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, इलास्टिक में क्या होता है, देखो लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये तो हमेशा कंजर्व रहने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहेगी, वो तो बदलती नहीं। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे तो हम बोलेंगे मोशन जो है वो ये इलास्टिक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो हम बोलेंगे कि मोशन जो है, स्कैटरिंग जो है वो इनइलास्टिक है। इसका मतलब अगर पहले की केस की एनर्जी लूँ मैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये होगा ना पहली बॉडी का मास,
पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की। ये अगर इक्वल है हाफ m1v1 स्क्वायर से प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, मासेस तो चेंज हुए ही नहीं, वेलोसिटीज चेंज हुई हैं। और अगर वेलोसिटीज चेंज होके नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ग्रेटर देन हुई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन से। ग्रेटर क्यों हुई? क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। जैसे कि यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी है और ये आपस में टकराए तो साउंड आई। साउंड कहाँ से आ गई? कहाँ से आई साउंड? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ और वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी क्रिएट तो हो ही नहीं सकती, कन्वर्ट ही हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। तो साउंड एनर्जी निकली। हो सकता है हाथ गर्म भी हुए हों, ठीक है, तो हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, चिंगारियाँ भी निकल गई हों, शीशे से शीशा नहीं, पत्थर से पत्थर टकराता तो चिंगारियाँ भी निकलती हैं, तो वो स्पार्किंग जो होती है वो भी सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो अगर बाद वाली काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो कुछ ना कुछ कम होगी, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हैवी पार्टिकल बन जाए, हो सकता है लाइट पार्टिकल बन जाए, हो सकता है वो पार्टिकल जो लाइट बने वो ज़्यादा वेलोसिटी से जाए और हो सकता है वो कम वेलोसिटी से जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्शन में अलग बात है। यहाँ पे ये दो बातें क्लियर है, ठीक है। इनइलास्टिक, इलास्टिक हो गया। हमने कौन सा पढ़ना है? अब हमने पूरे बड़े से दो पार्ट्स बनाए, उन दोनों में से एक पढ़ना था, उनमें से दो पार्ट्स बनाए, उसमें से भी अब एक पढ़ना है। क्लियर है? चैप्टर में हमें पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन्स। ओके, पढ़ना कैसे है वो भी देखो। अब इसे हम देखेंगे दो अलग अलग नज़रियों से। अलग अलग नज़रिए कौन कौन से हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो हमारे पास देखने वाले भी दो फ्रेम हैं। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने शुरू में बनाया वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम दो जगह पे रख सकते हैं। पहला कि आप लैब के साथ फिक्स कर दो। लैब मतलब मैं अगर ओरिजिन पे जाके खड़ा हो गया, मैं कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया, मेरे लिए ये लैब है, मैं देखूंगा जो भी सिस्टम मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। उस फ्रेम को हम बोलेंगे लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, आप सिस्टम में जिसको स्टडी कर रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास के साथ फिक्स कर दो। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे सेंटर ऑफ मास के साथ फिक्स कर दो कि जब भी हम देखेंगे तो हम पार्टिकल उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं और वहाँ से देख रहे हैं कि ये बॉडी इधर आ रही है, ये बॉडी इधर आ रही है, दोनों आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं सारी सिचुएशन। तो अब हमारे पास दो आर्टिकल बन गए। हमें इलास्टिक कोलिजन लैब फ्रेम से भी करना है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी करना है, या फिर इसके आगे भी अगर आर्टिकल करें क्वेश्चंस में भी आ सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके, तो इन इलास्टिक कोलिजन भी लैब फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो करने वाला है चैप्टर में, हमने यही काम करना है अब, ठीक है। अलग अलग फ्रेम से देखना है, उनमें वेरिएबल्स बदल जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी, फॉर्मूलाज बदल जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम उन्हें अलग अलग तरीके से रिलेट करेंगे कि इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, उसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, जो इसमें वेलोसिटी आई उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, वो किस एंगल पे गई लैब फ्रेम से, वो सेंटर ऑफ मास से किस फ्रेम पे गई, किस एंगल पे गई, जो इसका एंगल आया, जो इसका एंगल आया, उनमें क्या रिलेशन है, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, उनमें क्या रिलेशन है। यही खेल खेलना है हमने। अब क्लियर हो गया? चैप्टर का टारगेट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब करना शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला केस जो हमें करना चाहिए वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लेकिन वो आपके +1 के सिलेबस में था और वो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, वो हमारा हो गया एक बार। अब हमें जो आर्टिकल जो इस बार के सिलेबस में है वो है इलास्टिक कोलिजन इन
2 डायमेंशन, ठीक है। और कौन से फ्रेम से देखेंगे? इन लैब फ्रेम में देखेंगे और 2 डायमेंशनल लेना है। ये नहीं शर्त रखनी कि बॉल जाके बॉल से टकराएगी तो वो उसी लाइन में आगे जाएगी, ना, कहीं भी जा सकती है इधर उधर। तो टकरा लेते हैं। ये लो, ये पहली बॉडी गई इधर, ये दूसरी बॉडी गई इधर, इधर थी, और ये एक बॉडी जो है वो टकरा के इधर चली गई, पहली बॉडी इधर चली गई और दूसरी बॉडी इधर चली गई। ठीक हो गया, चल जाएगा काम। इसका मास कितना माने? m1। इसका मास कितना लें? m2। यहाँ पे कौन गया? m1। यहाँ पे कौन गया? m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी u2, v2। ये एंगल कितना लें? अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं बीटा, अल्फा बीटा, इजी रहता है थोड़ा सा। आपने अगर फाई अल्फा, फाई थीटा, थीटा पीटा जो भी मानना हो मान लेना, जो भी हो, ठीक है। अल्फा बीटा मान लिए हमने, तो कुछ और माना होगा उन्होंने, मानने दो किसी के मानने का हम क्या कर सकते हैं, है ना, मान लो। ओके, अल्फा बीटा मान लिए। ओके, अब इसमें लो पहली अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या लेंगे हम कि जो u2 है ना उसे 0 मान लो। हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है? देखो, वेरिएबल है हमारे पास m1, m2, u1, u2, v1, v2। अगर 1 डायमेंशनल होता तो यहाँ तक कहानी ख़त्म हो जाती, पर 2 डायमेंशनल है तो 2 वेरिएबल और आ गए, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इनमें से 4 हम फिक्स कर लेते हैं। इनिशियल जो नंबर लेने हैं वो हमारी मर्जी होती है। कोई भी 2 बॉडीज़ की मास की बॉडी ले लो, पहली हल्की दूसरी भारी, पहली भारी दूसरी हल्की, दोनों बराबर मास की, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। तो ये गिवन है और ये टू प्रूफ है, मतलब टू फाइंड है। चल जाएगा काम। ओके, तो अब इन्हें निकालने में हम सबसे पहली अजम्पशन तो ये मान लो कि सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, दूसरी बॉडी को नहीं छेड़ते हम। अभी भी दिक्कत होगी हमें, अभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें। आसान करने के लिए हमने मान लिया दैट दिस बॉडी इज एट रेस्ट। हो गया। अब टकराओ, और पता क्या है हमें, कौन कौन सी 2 चीज़ें पता हैं हमें? पता है कि टोटल एनर्जी तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि 50 तरह की फॉर्म्स होती है एनर्जी की। तो हम कौन सी एनर्जी निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, स्केलर क्वांटिटी है और कंजर्व है। और दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं? लीनियर मोमेंटम। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है और कंजर्व है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्लियर? सिंपल है। चलो लिखो फिर। तो सबसे पहले लिखते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या होगा बताओ, क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1, ओके, u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। गलत है ये, सही कर सकते हो? कर सकते हैं सही, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, वेक्टोरियली इक्वल होना चाहिए। अब v1 है एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, जिस जो x और y 2 कंपोनेंट्स हैं जिसके, है ना, एक कंपोनेंट आगे जा रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है। आगे वाला कौन सा होगा? कॉस, और ऊपर वाला कौन सा होगा? साइन अल्फा। किसके साथ? v1 के साथ, ये v1 के साथ, है ना। और इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक आगे जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। जो बीटा एंगल पे है वो होगा v2 cos कंपोनेंट और दूसरा हो गया साइन कंपोनेंट। तो एक्चुअल में हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे 2 अलग अलग इक्वेशंस में। कौन कौन सी? अलोंग एक्स एक्सिस,
अलोंग एक्स एक्सिस लिखो। अब लिखो तो u1 तो सारा एक्स एक्सिस में ही है, हो गया m1 u1 और प्लस 0 क्योंकि u2 तो है ही नहीं, है ना। और v1 का कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, कॉस अल्फा। और v2 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस बीटा। ठीक है इक्वेशन, ओके। अब लिखो अलोंग y एक्सिस, तो अब y एक्सिस में कोई कंपोनेंट है इसका, 0। ना तो u1 इधर जा रहा, ना u2 इधर, वो तो चलो u2 तो कहीं भी नहीं जा रहा, हो गया। और ये कंपोनेंट साइन अल्फा और ठीक लिखा है, माइनस, वेरी गुड। तो वो नीचे है तो माइनस लगेगा, प्लस मत लगा देना उठा के। यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। लेकिन अब चक्कर ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सीधा सीधा चुप करके लिख दो, हाफ m1 u1 स्क्वायर, u2 तो 0 ही है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लिख दिया। कितनी इक्वेशंस बनी हमारे पास, 1 2 और 3। वेरिएबल्स कितने हैं, 4। निकाल सकते हो, लगे रहो, नहीं निकाल सकते। जितने वेरिएबल्स हों कम से कम उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। अब 3 इक्वेशंस से आप 4 वेरिएबल तो निकाल नहीं सकते, है ना। अब क्या करें, निकाल भी सकते होते तो कितना मुश्किल हो जाता, अलग अलग साइन कोस स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या इक्वेशंस में आ गया, कितना मुश्किल हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो एक्सपेरिमेंटली आप एक एंगल निकाल लो एक्सपेरिमेंटली, और बाकी के 3 वेरिएबल्स निकाल सकते हो। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकल करेंगे उसमें क्या करेंगे, अब अजम्पशंस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, m1 इज इक्वल टू, पहले एक केस तो पहले मान लिया, सेकेंड बॉडी को रेस्ट पे मान लिया, नहीं तो u2 यहाँ पे भी भटक रहा होता, यहाँ पे भी भटक रहा होता और इक्वेशन उसको टफ कर देता। और अब मान लो मासेस बराबर, ठीक है, मान सकते हैं ना, मान लिया। क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये m गया सारों में से, गया यहाँ से भी गया, और यहाँ से m1/2 और m2/2 भी गया, ठीक हो गया। तो अब 3 इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, ऊपर लिख लें या अभी रहने दूं इरेज करने को, नीचे लिख दूं, पहले नीचे लिखना चाहते हैं, ओके। तो u1 इज इक्वल टू v1 cos अल्फा पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी साथ में नहीं लिखता, नीचे लिखता हूँ। दूसरी v1 sin अल्फा, ठीक है, माइनस नहीं लिखता, इक्वल टू लिख देता हूँ, v2 sin बीटा। और तीसरी प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब 3 इक्वेशंस हैं सॉल्व करने को। इन्हें हम थोड़ा प्यार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये v2 cos बीटा, अगर मैं इसे निकाल लूँ यहाँ से, उसको उधर भेज दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, v2 cos बीटा, उसका स्क्वायर करेंगे हम, आपको पता लग रहा होगा। ये क्या, v2 sin बीटा इक्वल टू समथिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1, तो उधर क्या टर्म बच जाएगी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे ये v2 स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हम यहाँ से v2 स्क्वायर निकाल लेंगे और उसे इसके इक्वल रखेंगे। करके देखें तो इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ये बनेगा u1 माइनस v1 cos अल्फा स्क्वायर। ये क्या हो गया, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, प्लस
v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, ये वाला प्लस कर दो इस तरफ, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा है ना, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सामने क्या बनेगा, v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि स्क्वायर ही लिख दूँ सिर्फ, पर एक टर्म लिख भी दूँ तो कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर बीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस इक्वेशन से अगर देखोगे तो v2 स्क्वायर किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये हो गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चल जाएगा काम। अच्छा इसे भी सॉल्व करके देखो, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और प्लस ये वाली टर्म भी है, नीचे लिख रहा हूँ, प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। या इरेज करूं, ऊपर लिखूं, ठीक हो गया, ओके। तो अब इन्हें दोनों को ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये हो गया v1 स्क्वायर, तो ये बन गया u1 स्क्वायर, कर दूं अभी, जल्दी तो नहीं हो जाएगा, कर देता हूं। तो ये भी देख लो, ये कैंसिल हो गए, और ये v1 स्क्वायर इधर आ गया, तो एक v1 स्क्वायर, अरे मेरे से भी आगे चल रहे हो, हाँ लेकिन मतलब हमारे पास और भी बच्चे हैं ना, तो उन्हें जल्दी ना लगे, इसलिए पूरा पूरा एक बार, और उधर वाला दोनों टर्म्स कट गए, ओके। तो 2v1 स्क्वायर माइनस 2v1 u1 कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो 2v1 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, 2v1 कॉमन, और बाकी बचेगा माइनस u1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये तो 0 हो नहीं सकता v1, तो बचा कौन, v1 माइनस u1 कॉस अल्फा इक्वल टू 0, मतलब ये 0, मतलब v1 इज इक्वल टू u1 कॉस अल्फा। आ गया, एक इजी था, ओके। अब यहाँ पे पुट कर दो v1 को, और v2 निकाल लो, निकाल लोगे, देखें करके, तो कर लेते हैं, 10 सेकंड का काम है ना। u1 स्क्वायर को u1 स्क्वायर ही रहने दो, इक्वल टू v1 स्क्वायर को u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे, प्लस v2 स्क्वायर हमें निकालना है, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर कॉमन, और ये इधर जाके माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, और अंडर रूट लोगे तो v2 इज इक्वल टू u1 साइन अल्फा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे इरेज कर देता हूँ, और v2 इक्वल टू हो जाएगा, v2 हो जाएगा u1 साइन अल्फा, ठीक हो गया। अब क्या करें, ये भी हो गया, अब क्या करें, अल्फ़ा बीटा निकालने पड़ेंगे, किस में पुट करें बताओ, v2 भी मिल गया और v1 भी मिल गया, इसमें पुट कर देते हैं, v1 भी v2 भी, अल्फ़ा बीटा में रह जाएगी गेम, ठीक है। तो कर दो पुट, ये भी इरेज कर देता हूँ, ये भी इरेज कर देता हूँ, ये भी क्लीन एंड क्लियर, और ये भी हो गया हमारा। तो इस इक्वेशन के साथ हम और खेल सकते हैं थोड़ा सा, और ये क्या है, v1 कितना है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, v1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू v2 साइन बीटा, और v1 कितना है, u1 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू v2 कितना है, u1 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कटता है कुछ, कट सारा नहीं काटना, 0 इक्वल टू 0 नहीं करना, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू
साइन बीटा, और साइन को अगर मैं कॉस की टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस बीटा, है ना। तो कॉस कॉस इक्वल है, तो मतलब कॉस इनवर्स दोनों तरफ लोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला कि अगर आपने दो बॉडीज इक्वल मासेस की ले ली तो इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट पार्टिकल एट रेस्ट है। जब इंसिडेंट पार्टिकल रेस्ट वाले टारगेट पार्टिकल को जाके स्ट्राइक करता है और दोनों का मास बराबर होता है, तो दोनों कितने एंगल पे जाते हैं? 90 डिग्री पे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90, मतलब दोनों एक दूसरे के कितने एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री। ये रिजल्ट है इसका। सो इलास्टिक कोलिजन इन लैब फ्रेम with two assumptions that the second body is at rest and masses of the two bodies are equal gives you the result that two bodies are separated by each other at an angle of 90 degree। सिंपल था, मुश्किल तो कुछ नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है, मैथ्स है। ऐसे सी डेरिवेशंस आ गए हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी है, हमें आदत पड़ी है लैब फ्रेम से ऐसे सामने देखने की। हम किसी और के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुस के देखते ही नहीं कि वहाँ से कैसी दिख रही होगी दुनिया, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से वो भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चल यहाँ तक फिर पढ़ के आना। अगला आर्टिकल हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, इसी आर्टिकल को दोबारा से, तब देखेंगे कि उस दुनिया से ये दुनिया कैसी दिखती है, ठीक है।